नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज का सेशन फिर से कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे शब्दकोश की। जी हाँ दोस्तों, शब्दकोश और उसके बाद में विश्वकोश, तो इन दोनों जो टर्म है आपकी, तो आज के सेशन में हम शब्दकोश वाली टर्म को समझेंगे और उसके तुरंत बाद में विश्वकोश पर भी बात करेंगे और उससे संबंधित जो भी सामान्य सी टर्मोलॉजियां है उस पर भी हम वन बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे ताकि एक एक हमें आसानी से समझ आती चले। तो दोस्तों, आज के सेशन में शब्दकोश और शब्दकोश का अर्थ क्या होता है, इसके बाद में अनुवाद में जो कोश ग्रंथ है उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में इसके एक परिभाषिक कोश भी होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, शब्दकोश में और परिभाषिक कोश में क्या डिफरेंस है। तो इससे टॉपिक से संबंधित जो भी सामान्य सी जो भी इसकी जो शब्दावलियां हैं उन पर फोकस करते हुए इस पूरे टॉपिक पर आज पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो हो सकता संभवतः कि किताब से पढ़ते वक्त कुछ समझ ना आता हो, लेकिन इसके बाद में सेशन के बाद में इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। आइए डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट थर्ड पर हम मूव कर चुके हैं और यूनिट थर्ड को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शब्दकोश वाले टॉपिक के साथ में। इसी के अंतर्गत इसी यूनिट में देखिए, शब्दकोश पर डिस्कस करना है, थिसॉरस पर, परिभाषिक कोश पर, विश्वकोश, कंप्यूटर, इंटरनेट पर, समाज, संस्कृति, अनुवाद के अंतर संबंधों पर। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 5 टॉपिक अलग अलग आ रहे हैं आपके, या 5 टर्म अलग अलग आ रही है। तो अब मैं यहां पर 5 सेशन नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इनको मर्ज करेंगे। जैसे शब्दकोश के साथ में परिभाषिक कोश को मर्ज कर दिया जाएगा, शब्दकोश के साथ हम परिभाषिक कोश को पढ़ेंगे, है ना। विश्वकोश के साथ में थिसॉरस को भी पढ़ लेंगे। तो ये जो सामान्य से शब्दावलियां है ना, इनको साथ साथ समझते चलेंगे ताकि हमारे सेशन भी ज्यादा लंबे ना हो और आवश्यकता से ज्यादा क्वांटिटी में भी ज्यादा ना हो जाए, ठीक है ना। तो लगभग 3 सेशन में हम ये थर्ड यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे, शब्दकोश की व्याख्या देखेंगे। उसके बाद में शब्दकोश से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती है उनको देखेंगे। इसके बाद में शब्दकोश की उपयोगिता क्या है ना, उपयोगिता क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे परिभाषिक कोश क्या होता है। क्लियर है। तो चारों टर्म स्टेप बाय स्टेप, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत, व्याख्या या कहें कि अर्थ भी समझ सकते हैं आप, व्याख्या का मतलब ही होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो अब शब्दकोश का अर्थ क्या होता है, तो शब्दकोश का देखिए, शाब्दिक अर्थ की बात अलग हो जाती है और एक सामान्य अर्थ अलग होता है, वही सामान्य अर्थ आपका व्याख्या कहलाता है। क्लियर ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, शब्दकोश को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बेसिकली तो देखिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो शब्दकोश से परिचित ना हो, लेकिन हमें यह देखना है कि जिस शब्दकोश की हम आज चर्चा करते हैं डिक्शनरी के रूप में, क्या प्रारंभिक काल से ही डिक्शनरी के रूप में ही इसका प्रयोग होता आया है या किसी और बातों को लेकर के इसका प्रयोग होता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य के रूप में, कि संस्कृत साहित्य के रूप में कोश शब्द का इस्तेमाल जो है दोस्तों 2 वर्तनियों के रूप में होता आया है। 2 वर्तनियों के, कौन कौन सी 2 वर्तनियां थी इसकी, एक कोश और एक कोश। बोलने में संभवतः एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन निकलता है, लेकिन शाब्दिक रूप से ध्यान से सुनते चलिएगा, संस्कृत साहित्य में इसके 2 रूप थे और दोनों रूप का अलग अलग प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। कहां कहां पर, तो ध्यान दीजिएगा, इनका अगर हम समान अर्थ की बात करें, इन शब्दों के अर्थ की बात अगर करें तो इन शब्दों का अर्थ कहां पर चलता था। देखिए, ध्यान फिर से बोल रहा हूं, संस्कृत साहित्य में कोश शब्द 2 वर्तनियों में प्रयोग होता था, 2 वर्तनियों में, अलग अलग वर्तनियों में इनका अर्थ होता था। शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो किसके अर्थ में इनका प्रयोग होता था, तो इन कोश और कोश का जो अर्थ का प्रयोग होता था ना, वो होता था जैसे कटोरा, पीपा, बाल्टी, संदूक, ढक्कन, है ना। तो ये ऐसे साधनों को लिए प्रयोग होता था जिनमें कुछ ना कुछ रखा जा सके, संग्रह करके रखा जा सके। समझ पा रहे ना। तो कोश का मतलब यहां पर डायरेक्टली ध्यान दीजिएगा, कोश का मतलब प्रारंभ से ही डिक्शनरी के रूप में नहीं होता आया है, याद रखिएगा। मैं डिक्शनरी, हालांकि डिक्शनरी का हिंदी अनुवाद क्या है, शब्दकोश है, तो मैं डिक्शनरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डिक्शनरी शब्द प्रचलित है, आप सब भली भांति और बचपन से जानते हैं डिक्शनरी का मतलब क्या होता है।
है ना, आप सभी जानते हैं। तो लेकिन शब्दकोश अर्थात कि डिक्शनरी जो है, इसका प्रारंभिक रूप से ही प्रयोग आज जिस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं ना, उसमें नहीं था, बल्कि इसका अर्थ कुछ और निकलता था। लेकिन हाँ, उसका अर्थ मिला जुला ही था। जैसे संस्कृत साहित्य में अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे साधनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था जिसमें कुछ संग्रह करके हम रख सके। उसके बाद में अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में कोश और कोश, ये इन दोनों वर्तनियों का अलग अलग रूपों में प्रयोग होता था। जैसे कि कोश का प्रयोग होता था शब्दकोश के रूप में, किसका, शब्दकोश के रूप में, और कोश का प्रयोग होता था खजाने के रूप में। ध्यान दीजिएगा, एक शब्दकोश और एक का अर्थशास्त्र में अर्थात कि खजाने के रूप में प्रयोग होता था। तो यहां पर शब्द कोश और कोश दोनों वर्तनियों का अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी आती है अर्थात कि हमारा आधुनिक काल आता है, हम सभ्यता की ओर मूव करते हैं, उसके साथ ही 20वीं शताब्दी के आते आते जो है कोश शब्द का प्रयोग अब शब्दकोश के लिए होने लग जाता है, और सब लोग जो है ना शब्दकोश के रूप में ही इसका प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं और इसी के रूप में जानना चालू कर देते हैं। लेकिन सामान्यतः शब्दकोश और खजाना दो के लिए प्रयोग, और ये दोनों के लिए प्रयोग आज भी हो रहे हैं। शब्दकोश के लिए हम इस वाले कोश है ना का प्रयोग करते हैं, और एक कोश होता है जिसे हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं भाई, आज भी करते हैं अर्थशास्त्र में, है ना, जिसे हम खजाना बोल सकते हैं। क्लियर है। तो 20वीं शताब्दी के बाद में है ना हिंदी की ही वर्तनियों को आगे बढ़ाते हुए दो प्रकार से इनका प्रयोग होने लगा था, शब्दकोश के लिए और खजाने के लिए। क्लियर ना। तो अब अगर हम बात करें, देखिए यहां पर दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे होती है, कब से, अगर शुरुआत अगर हम माने शब्दकोश की तो कैसे मान सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अमर सिंह ने एक जो है एक साहित्य रचना की, साहित्यिक रचना की थी, अमरकोश की रचना की थी। लेकिन प्रारंभ में इसका नाम अमरकोश नहीं था, बल्कि जब इन्होंने साहित्य की रचना की थी ना, तो उसको एक नाम दिया था, नाम लिंगानुशासन। क्या नाम था? नाम लिंगानुशासन उनकी उस रचना का नाम था। इस नाम लिंगानुशासन को जो है बहुत आगे, मतलब बहुत बाद में इसका नाम परिवर्तित हो गया, लोगों ने ही इसका नाम चेंज कर दिया इसकी उपयोगिता के आधार पर। और क्या नाम दिया? अमरकोश नाम दे दिया उसको, अमरकोश नाम दे दिया, मतलब अमरकोश है ना, तो अमर का खजाना। ठीक है। तो तब से ही जो है ये कोश का प्रयोग जो है आज के संदर्भ में, या कहें कि आज के अर्थ में, इस प्रकार से रूढ़ हो गया। आगे और चर्चा करें तो आगे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा में। अगर बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? इसको डिक्शनरी कहा जाता है ना। और इस डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो लैटिन शब्द से मानी जाती है। लैटिन कौन से शब्द से? डिक्री से मानी जाती है। लैटिन का एक डिक्री शब्द है, उससे इस शब्दकोश अर्थात की डिक्शनरी की उत्पत्ति मानी जाती है। और लैटिन में इस डिक्री शब्द का अर्थ क्या निकाला जाता है? तो इसका अर्थ निकाला जाता है कहना या बोलना। क्लियर है। तो अगर आप ये देखेंगे कि डिक्शनरी का या कहना या बोलना अर्थ निकल रहा है, वहीं हिंदी में अगर बात करें शब्दकोश की तो उसका अर्थ निकलता है कुछ संग्रह करके रखना। तो दोनों के अर्थ में काफी डिफरेंस है ना। तो इसलिए हम आज भी हम ये नहीं कह सकते कि डिक्शनरी अर्थात कि अंग्रेजी का शब्द डिक्शनरी का ही हूबहू उसका अनुवाद है शब्दकोश, है ना। शब्दकोश हूबहू अनुवाद नहीं है, बल्कि शब्दकोश ने संस्कृत से चलकर हिंदी और हिंदी से चलकर के जो है आम जनता के बीच में उतरा है। ये कहां से? कोश और कोश दो शब्दों से अर्थात कि दो वर्तनियों से प्रारंभ होकर के आज का वास्तविक रूप उसने धारण किया है। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के अंदर ही ये इसकी उत्पत्ति हुई, और आज भी ये शब्दकोश दो अर्थों में जाना जाता है, एक शब्दकोश के लिए और एक खजाने के लिए। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, शब्दकोश की परिभाषाओं की बात करते हैं। देखिए शब्दकोश मतलब कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत थी ना वो कैसे हुई थी। शुरुआत कैसे हुई थी? तो शुरुआत किस प्रकार से? दो वर्तनियों से शुरुआत हुई थी। अलग अलग जो है ऐसे साधनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था कि जो कुछ भी सामान को संग्रहित करके रखने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन आगे चलकर 20वीं शताब्दी के बाद में इसका वास्तविक प्रयोग अर्थात कि वर्तमान में जिस प्रयोग को हम जानते हैं, जिस नाम से इसके प्रयोग को जानते हैं, वो वास्तविक रूप वर्तमान में जाकर के आया। तो जिस रूप को हम वर्तमान में जानते हैं ना, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 20वीं शताब्दी के बाद से मानी जाती है।
अगर परिभाषाओं की बात करें तो चार पांच परिभाषाएं यहां पर है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है क्योंकि इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है इंसाइक्लोपीडिया, है ना, और काफी विश्वसनीय साइट भी है ये। तो इनकी परिभाषा दी गई शब्दकोश को लेकर के, इन्होंने इस साइट ने परिभाषा दी है कि कोश एक ऐसी पुस्तक है, क्या कहा गया, कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में सामान्यतः वर्णानुक्रम में दिए रहते हैं। प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग का विवरण भी उसमें मिलता है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या कह दिया, एक भाषी और द्विभाषी शब्दकोश है ना, कि शब्दकोश जो है एक भाषी शब्दकोश भी हो सकते हैं और द्विभाषी शब्दकोश भी हो सकते हैं। कैसे कहा इन्होंने, क्या कहा यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि किसी भी एक है ना, किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या तो उसी भाषा में अर्थात कि एक भाषी शब्दकोश या फिर किसी दूसरी भाषा में, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू उर्दू, है ना, या अन्य कोई सी भाषा ले लीजिए आप। तो जब एक भाषा का अर्थ दूसरी भाषा में दिया गया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विभाषी डिक्शनरी कहेंगे, द्विभाषी शब्दकोश कहेंगे, है ना। और हिंदी का हिंदी में ही होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक भाषी शब्दकोश कहेंगे। आगे बताने वाला हूं मैं पूरे विस्तार से इसको भी। तो इंसाइक्लोपीडिया की जो परिभाषा है, उनका कहने का अर्थ सिंपल सा है कि ये जो कोश है ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भाषा के शब्द और उनके अर्थ जो है दिए गए होते हैं, पूरे वर्णानुक्रम में दिए गए होते हैं, आ बा सा दा, इस प्रकार से, है ना, वर्णानुक्रम में ए बी सी डी ई, इस प्रकार से, इस प्रकार के क्रमों में दिया होता है। क्लियर है, जहां पर उसके अर्थ भी होते, शब्द भी होते, अर्थ भी होते। दूसरी परिभाषा देखेंगे हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के आधार पर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी को क्या बोलकर परिभाषित किया, देखिए, कोश वह पुस्तक है जिसमें सामान्यतः वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। क्या कह दिया है यहां पर, इन्होंने भी कहा है कि कोश जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो शब्द दिए गए होते हैं वो वर्णानुक्रम में ही दिए गए होते हैं, है ना, जिसमें शब्दों का अर्थ हो सकता है या कुछ विशेष हो सकता है या लेखक आदि के संबंध में भी अध्ययन हो सकता है। उस सबको हम कोश कहेंगे, सिर्फ डिक्शनरी नहीं बल्कि डिक्शनरी के अलावा भी जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकिन वर्णानुक्रम में दी गई हो, उसको हम डिक्शनरी ही कहेंगे, शब्दकोश ही कहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर ने क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा है कि कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हो। अर्थ और पर्याय मतलब कोई शब्द दिया, उसका अर्थ समझा दिया और उसके सिनोनिम जो है नीचे भी दे दिए ताकि आसानी से उसको समझा जा सके। इस प्रकार की शब्दावलियों को क्या कहना इन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो ग्रंथ होगा वो शब्दकोश कहलाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट परिभाषा मानक हिंदी कोश की। मानक हिंदी कोश की, है ना, मानक हिंदी समझते हैं ना, लास्ट स्टेप होती है किसी भी भाषा की। तो मानक हिंदी कोश ने क्या कहा, कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हो और उनके आगे अर्थ दिए गए हो, जिनमें विशेष क्रम में शब्द दिए गए हो और उसके बाद में उसका अर्थ दिया गया हो, सिंपल। तो ये चारों परिभाषाओं को देखने के बाद में आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि चारों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, है ना, कोई विशेष मतभेद नहीं है, कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां पर बस खाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो कहा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट ये जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई सी भी किताब जो वर्णानुक्रम में वहां पर शब्द दिए गए हो, वर्णानुक्रम समझते हैं ना आप लोग, जैसे ए से ए, तो ए से जितने भी वर्ड शुरू हो रहे हैं उन सबको दे दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में बी वाले वर्ड आ गए। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक भाषा का ट्रांसलेशन दूसरी भाषा का ही करे तभी वो डिक्शनरी कहलाएगा, बल्कि आप किसी और अन्य ज्ञान से संबंधित भी शब्दों को रख सकते हैं और शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, उन सबको हम शब्दकोश ही कहेंगे। ये था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। बाकी इंसाइक्लोपीडिया, हिंदी शब्द सागर और मानक हिंदी जो कोश है, इन्होंने लगभग एक ही बातें कही है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो भैया शब्दकोश की उपयोगिता तो आप जानते हैं, अनुवाद के क्षेत्र में, मतलब अनुवाद जो है शब्दों के बिना तो संभव ही नहीं है किसी का अनुवाद करना,
अगर किसी भाषा का आप अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको शब्दकोश की आवश्यकता लगेगी ना। बिना शब्दकोश के आप जो है एक भाषा का अर्थात कि जो स्रोत भाषा है, स्रोत भाषा के अर्थ का या स्रोत भाषा के शब्दों के अर्थ का कैसे पता करेंगे मूल भाषा में। आपको मान लेते हैं कि इंग्लिश की कोई साहित्य है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो अब जब आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में जो वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तब तक आप उसका अनुवाद कैसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना है तो इंग्लिश के जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनका पता होना जरूरी है। और उनका पता कहां से चलेगा आपको? शब्दकोश अर्थात की डिक्शनरी से चलेगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में शब्दकोश की अति आवश्यकता होती है ना। इसलिए कहा गया कि अनुवादक के लिए अगर सबसे बड़ा कोई सहायक उपकरण है तो वो शब्दकोश ही है। जहां पर भी अनुवादक अटकता है, डिक्शनरी खोल के बैठ जाता है कि भैया इसका अर्थ क्या होगा इस भाषा में, फट से जान लेता है वो, है ना। अनुवाद चाहे साहित्यिक पाठ का हो या तकनीक, किसी भी क्षेत्र का अनुवाद हो, बिना शब्दकोश के अनुवाद संभव नहीं है। सभी अनुवादकों को एक अच्छे शब्दकोश की आवश्यकता महसूस होती है, लगती है। किसी भी भाषा का शब्दकोश निश्चित नहीं होता है। कोई भी अगर अच्छी भाषा होगी, जीती जागती भाषा होगी, तो उसका शब्दकोश निश्चित नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? उसका रीजन ही रहता है, चाहे भाषा कोई सी भी हो, समय के साथ साथ उसका विकास चलता जाता है, समय के साथ साथ उसका उद्विकास होता है। बोलचाल की भाषा में जो उसके पुराने शब्द हैं वो धीरे धीरे गायब होते चले जाते हैं, लुप्त होते चले जाते हैं और नए नए शब्दों का विकास होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा का समय के साथ साथ विकास होने के कारण किसी भी भाषा का शब्दकोश स्थिर नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता कि यही शब्दकोश रहेगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। समय के साथ साथ जैसे जैसे उस भाषा का विकास होता है वैसे वैसे उसके नए नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं और पुराने शब्द विलुप्त होते चले जाते हैं, है ना। तो नए शब्दों का इसमें विकास होता चला जाता है। इसलिए शब्दकोश का भी विकास होते रहना, अपडेट होते रहना बहुत जरूरी है। और शब्दों के अर्थ भी लगातार बदलते रहते हैं, इनके अर्थ का विस्तार और संकुचन होता रहता है। अब खुद ही देखिए ना, अभी से आप 10 साल पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए और उससे ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, तो उसके द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ आपका कंटेंट आज के कंटेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, ओल्ड होगा, अलग ही होगा, जो अलग ही चमकेगा, अलग ही दिखेगा कि यार ये क्या, है ना। वो संभवतः हो सकता है कि वर्तमान के लोग उसको ना समझ पाए, है ना। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जो शब्द प्रचलित थे इंग्लिश के हिंदी में, जो प्रचलित थे शब्द, वो अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं और उनका स्थान नए शब्दों ने ले लिया है। इसीलिए ये शब्दकोश अर्थात की जो डिक्शनरियां होती है ना, जो भी डिक्शनरी छापते हैं वो सब इसको अपडेट करते रहते हैं, समय के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि नया वर्जन है ये, है ना। नए नए एडिशन आते रहते हैं हमेशा और इसीलिए हर कोई नया एडिशन लेना चाहता है। क्लियर है? तो शब्दकोश भी दोस्तों 2 प्रकार के शब्दकोश होते हैं। कौन कौन से? एक भाषी शब्दकोश होता है और एक द्विभाषी शब्दकोश होता है। एक भाषी शब्दकोश का मतलब ऐसा होता है कि जब हम अनुवाद करने वाले होते हैं तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा एक ही होती है। एक भाषी शब्दकोश, है ना, कि हिंदी का हिंदी में ही हमें अनुवाद करना है, बस ये कि उसका जो है रूप बदल देंगे, कहानी को उपन्यास में बदल देंगे या जो है निबंध है उसको कहानी बना देंगे, इस प्रकार से उसको चेंज करना है हमको। तो उसके लिए देखिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जो है एक ही होती है। जिस भाषा में प्रविष्टि दी जाती है, शब्दार्थ व्याख्या आदि भी उसी भाषा में दिया जाता है, शब्दों का अर्थ भी उसी भाषा में दिया जाता है, जैसे हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश या उर्दू टू उर्दू, है ना। तो उसी भाषा का उसी भाषा में जब हम वहां पर अनुवाद करते हैं तो उसी को हम यहाँ पर एक भाषी शब्दकोश बोलते हैं। और हिंदी टू हिंदी आती भी है ना, डिक्शनरी भी आती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमको समझ नहीं आता है तो उसे हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो वो और सिनोनिम शब्दों को सामने रख के और उसके अर्थ का प्रयोग करके वाक्य में हमको समझा देते हैं कि इस प्रकार से इसका अर्थ ये हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की जो शब्दकोश होते हैं अर्थात डिक्शनरी होती है उसको हम एक भाषी शब्दकोश बोलते हैं। और द्विभाषी शब्दकोश की बात करें तो आप ये बचपन से जानते हैं, कोई इंग्लिश का कंटेंट है, कोई इंग्लिश का वर्ड है, उसको जानना चाहते हैं आप हिंदी में, तो क्या करते हैं? डिक्शनरी में सर्च करते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो जहां पर 2 भाषाओं के शब्दकोश होते हैं और उनके अर्थ दिए होते हैं उसी को कहा जाता है द्विभाषी शब्दकोश। क्लियर? द्विभाषी कोश। यहां तक का मैटर क्लियर है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा परिभाषिक कोश। अब देखिए
यहां पर अभी तक हमने क्या बात की, एक सामान्य शब्दकोश की। ध्यान से सुनिएगा, एक सामान्य शब्दकोश क्या होता है, जैसे कि हो सकता है आपके घर में भी जो डिक्शनरी होगी ना, वो एक सामान्य शब्दकोश है जिसमें लगभग सभी प्रकार के शब्दों का अर्थ मिल जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं, हालांकि बहुत कम तो नहीं बोलूंगा, अब तो लगभग सभी जानते हैं, वो समय गया जब बहुत कम लोग जानते थे। एक डिक्शनरी ऐसी भी होती है जो प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होती है। जैसे एक मेडिकल की डिक्शनरी अलग आती है जिसमें सिर्फ मेडिकल से संबंधित जितने भी वर्ड होंगे उनका अर्थ दिया गया होगा। उसमें अगर आप आर्ट्स के शब्दों को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उसमें आप इंजीनियरिंग के शब्दों को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। एक इंजीनियर की डिक्शनरी अलग आती है, टेक्नोलॉजी की अलग आती है। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों की डिक्शनरी अर्थात कि शब्दकोश जो अलग अलग होता है ना, उसको हम बोलते हैं पारिभाषिक कोश। कितना आसान है ना, अलग अलग क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष को लेकर के उसी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो कंटेंट होता है उसका अर्थ वहां समझाया गया हो, तो उसको, उस प्रकार की डिक्शनरी को हम यहां पर पारिभाषिक कोश कहेंगे। क्लियर है? तो हिंदी के कोशों की जो परंपरा की अगर हम बात करें तो ये काफी पुरानी रही हुई है। जैसे कि अगर हम ये खालिक बारी जो रचना थी, खालिक बारी रचना, अगर हम इस रचना को अमीर खुसरो की रचना मान ले, जैसा कि बताया जा रहा है कि खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 14वीं सदी से यह परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन हिंदी के परिभाषिक कोश की अगर बात करें, हिंदी के परिभाषिक कोशों की, तो यह परंपरा काफी आगे से प्रारंभ हुई, मतलब बाद में प्रारंभ है ना, हिंदी के कोशों के बाद में प्रारंभ हुई। हिंदी कोश मतलब सामान्य कोश है ना। तो उसके बाद में अमीर खुसरो ने लिखी थी, खालिक बारी लिखी थी, इसको भी एक शब्दकोश ही माना गया था एक तरह से, है ना। तो इसके बाद लेकिन हम परिभाषिक कोश की बात करें तो परिभाषिक कोश की जो है शुरुआत या परंपरा जो है काफी आगे की मानी जाती है, बाद की मानी जाती है। इस प्रकार का एक प्रयास जो है शिवाजी ने किया था मध्यकाल में। अब चूंकि शिवाजी तो मध्यकाल से संबंधित थे, तो शिवाजी ने भी एक ऐसा प्रयास किया था मध्यकाल के समय में, उन्होंने अपने राज काज से संबंधित जो कार्य थे उनसे संबंधित एक शब्दकोश तैयार करवाया था, जिसमें अपने राज्य के कार्यों से संबंधित शब्दों को रखा गया था, उनके अर्थों को समझाया गया था। और ऐसे लगभग 1500 शब्दों की प्रविष्टि की गई थी उस शब्दकोश में, मतलब 1500 शब्दों का अर्थ उस कोश में बताया गया था। लेकिन चूंकि उसे हम हिंदी का कोश नहीं कहेंगे, इसलिए इसका आगे अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मात्र हिंदी का नहीं था, उसमें और भी भाषा इंक्लूड थी, इसलिए उसको हम पूरी तरह से हिंदी का कोश नहीं कह सकते। अन्यथा उसकी शुरुआत अगर शिवाजी द्वारा रचित ये 1500 शब्दों का जो कोश था राजकाज से संबंधित, अगर ये शुद्ध सिर्फ हिंदी से संबंधित ही होता, संभवतः हम हिंदी का पारिभाषिक कोश इसी को नाम देते और मध्यकाल से इसकी परंपरा की शुरुआत मान लेते। लेकिन ऐसा ना होने के कारण इसकी शुरुआत हम 1800 से मानते। कब? 1800 ईस्वी से मानते हैं। इसकी शुरुआत हम 1800 ईस्वी के आसपास से मानते हैं, क्योंकि 1809 में, कब? 1809 में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए इंग्लैंड में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कहां पर? इंग्लैंड में। याद रखिएगा 1809 में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए इंग्लैंड में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, इसको नाम दिया गया था ट्रांसलेशन सोसाइटी। फिर क्या था? शुरुआत बाकी जरूरी थी, बस शुरुआत हुई, ये परंपरा आगे बढ़ चली। उसके बाद में 2 साल बाद 1811 में भी जो है दोस्तों, रोबक नाम के व्यक्ति ने नौ विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों का एक अंग्रेजी से हिंदी कोश प्रकाशित कर दिया, नौ विज्ञान से संबंधित, है ना। तो देखिए, अब जब परिभाषिक शब्दों की बात, कोश की बात करेंगे ना, परिभाषिक कोश की, तो यहां पर एक क्षेत्र विशेष होगा। जैसे शिवाजी ने अपने राजकाज से संबंधित, मतलब राजनीति को लेकर के किया था, यहां पर रोबक ने पहली बार क्या कि नौ विज्ञान से संबंधित कंटेंट को ही उन्होंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके और आगे बढ़ा दिया था। मतलब शब्दकोश, द्विभाषिक शब्दकोश की तैयारी की थी उन्होंने, या प्रकाशन किया था। द्विभाषिक शब्दकोश कहलाएगा ना, रोबक का जो शब्दकोश है वो कैसा कहलाएगा? द्विभाषिक। क्यों? क्योंकि इनके भाषा में 2 भाषा सम्मिलित थी शब्दकोश में, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा था, इसलिए इसको हम द्विभाषी शब्दकोश कहेंगे, है ना। तो शुरुआत कब से? 1800 ईस्वी से मानी जाती है, जब 1809 में इंग्लैंड में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अच्छा, इस क्षेत्र में पहला कदम किसने बढ़ाया था? तो रोबक ने बढ़ाया था, है ना। रोबक ने बढ़ाया था। कब? 1811 में बढ़ाया था।
किस क्षेत्र में? नौ विज्ञान के क्षेत्र में। एक डिक्शनरी निकाली उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी, जिसमें किससे संबंधित ज्ञान था? नौ विज्ञान से संबंधित। बस ये सिलसिला फिर आगे बढ़ गया और उसके बाद में 1843 में डॉक्टर वैलेंटाइन ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में एक डिक्शनरी प्रकाशित कर दी। उसके बाद में 1862 में आए सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा से अलीगढ़ में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनी थी। साइंटिफिक सोसाइटी बनी, इसका उद्देश्य क्या था? अच्छे वैज्ञानिक साहित्यों का, जितने भी वैज्ञानिक साहित्य है चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उन सभी साहित्यों का हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करना प्रारंभ कर दिया गया है ना, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग। याद रखिएगा। तो सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा से अलीगढ़ में एक सोसाइटी की स्थापना हुई, साइंटिफिक सोसाइटी जिसको नाम दिया गया। और इस साइंटिफिक सोसाइटी का एक ही कार्य था कि पूरे विश्व के जितने भी अच्छे साहित्य हैं, महान साहित्य हैं, उन साहित्यों का हिंदी में या उर्दू में अनुवाद करना प्रारंभ करवाया इस सोसाइटी ने कुल मिलाकर के किया। तो ये भी एक शुरुआत मानी जाती है 1862 में, ठीक है ना। और इसके बाद में क्रम आगे बढ़ता रहा और 1869 से 1874 तक वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन की शुरुआत के साथ ही हिंदी के प्रचलित पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया गया। 1902 तक आते आते सुधाकर द्विवेदी, भगवती सहाय, माधवराव सप्रे, श्याम सुंदर दास जैसे और भी कई विद्वान आए और इन लोगों के सहयोग से इन विषयों पर सच्चे अर्थों में ऐसे कार्यों को अंजाम देने का प्रयत्न किया गया और जिसके कारण से फिर आगे चल करके कई प्रकार की शब्दावलियां प्रकाशन में आई, प्रकाशित हुई। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे कि इन विभिन्न विद्वानों के सहयोग से 1900 के बाद में विभिन्न विद्वानों के सहयोग से जो है लगभग सभी क्षेत्रों पर इस प्रकार की शब्दावलियां आना प्रारंभ हो गई। जैसे भौगोलिक क्षेत्र पर अलग से प्रकाशित होने लगी, ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में अलग से हो गई, राजनीति के क्षेत्र में अलग से है, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक या दर्शन शास्त्र, सबकी अलग अलग शब्दावलियां, शब्दकोश प्रकाशित होना प्रारंभ हो चुके थे। क्लियर है। तो ये जब अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के होती है, अलग अलग शब्दावलियां आती है, तो उसको हम कह देंगे परिभाषिक शब्दकोश है ये। और जब एक समग्र हो जिसमें सभी क्षेत्रों के से संबंधित डेटा का अर्थ दिया गया हो वहां पर, तो उसको हम सामान्य शब्दकोश कहेंगे, है ना। बस छोटी सी डिफरेंस होता है, बस ये। क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का कंटेंट होता है कंप्लीट और अगले सेशन में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संस्कृति और अनुवाद में क्या संबंध है, और इसी के साथ में हम समझ लेंगे थिसॉरस क्या है। थिसॉरस क्या है ना। थिसॉरस भी जो है एक अंतरराष्ट्रीय शब्दावली है और संस्कृति और अनुवाद में संबंध क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगले सेशन में हम इन दोनों टर्मों पर ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक बने रहे। और जो है प्रयास किया जा रहा है कि आपके सेशन, सभी सेशन जो है पहले के समय के अनुसार ही इसको कंटिन्यू कर दें हम लोग। जैसा कि आपका इवनिंग में 6 और 9 को, इवनिंग में 6 बजे और 9 बजे जो है आपका सेशन चलता है सेकेंड ईयर का, 2 क्लास होती है। उसी प्रकार से जो है आपका मॉर्निंग में 7 और 9 बजे फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलती है। अभी थर्ड ईयर के लिए दोस्तों हम बहुत जल्दी अभी स्टैटिक्स, जो इकोनॉमी का पार्ट है, स्टैटिक्स पर हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर में भी जो है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल सेशन लेकर आने वाले हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत वाले सब्जेक्ट की, है ना। उसके तुरंत बाद में लोक प्रशासन पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके जो है इस पे सेशन लेना हम प्रारंभ करेंगे। अच्छा, तो अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ में कंटिन्यू रूप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके के लिए बना दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप भी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये सब सोशल मीडिया अपलोड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। तो इजाजत दीजिए, वो मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।